के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं। बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करेंगे कॉस्ट शीट के परफॉर्मा के बारे में। और ये हमारा फॉर्मेट है जो कि हमारे सामने है। पर्टिकुलर्स होगा, टोटल कॉस्ट होगा, और साइड में हमारा कॉस्ट पर यूनिट होगा। क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इस पूरे परफॉर्मा के अंदर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल है या फिर वो मैन्युफैक्चर की फॉर्म में जब आएगा, तो उससे पहले बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि कौन कौन से फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं या कौन कौन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट है। तो आज हमें ये पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट है, मैं ज्यादातर तो पेन का एग्जाम्पल देती हूँ, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी सारी कॉस्टिंग आई है। क्योंकि जब हम लेने जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ तब ये चीज डिपेंड करती है कि वो कितने रुपए का है, और हम उतने पैसे पे करके आ जाते हैं शॉप वाले को। बट स्टिल उसके पीछे कितनी कॉस्टिंग आई है वो हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले कि हमने जो भी मटेरियल कंज्यूम किया है वो डायरेक्टली होना चाहिए। इससे पहले की जो वीडियोस है वो नहीं देखी तो देखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये पता चलेगा कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है। क्योंकि अगर वो नहीं पता तो ये भी नहीं समझ आएगा। तो पहले वो देखना है, उसके बाद आपको ये पूरा समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कि जब हमने सामान को बनाना स्टार्ट किया तब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था, और वो भी रॉ की फॉर्म में, जो बिल्कुल कच्चा माल था वो कितना था। उसके अंदर दो चीजें हमें करनी है, एक प्लस और एक माइनस। हमेशा याद रखना, परचेजेस जितना भी हम सामान खरीदते जाएंगे उसको हमें ऐड करना है। माइनस किसको करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की जो प्रोडक्ट, जो स्टॉक हमारे पास बच गया है उसको हमें डेफिनेटली माइनस करना है। किसमें से माइनस करेंगे? डेफिनेटली यहाँ पे जो भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आता है, यानी ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर दिए, फिर क्लोजिंग हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद टोटल यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्या करना होता है? डायरेक्ट लेबर होता है। डायरेक्ट लेबर यानी कि उसको हम एम्प्लॉय कॉस्ट भी कहते हैं, वो आएगी यहाँ पे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो यहाँ आ जाएंगे। यानी कि इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने ये भी बताया था कि जितने भी डायरेक्टली चीजें होती है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को अगर हम लेकर आते हैं एक साथ तो हमारे पास तीन चीजें समझ आती है, जैसे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। यानी कि हमने डायरेक्ट मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट आएगा। ये लाइन वैसे डालनी नहीं है, बट मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको हाईलाइट हो, समझने में आसानी हो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिफिकेशन आएगा। बट ये स्टिल आपको इजी वे में समझाने के लिए मैंने ये लाइन डाली थी। नेक्स्ट इज फिफ्थ नंबर पे आता है वर्क एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। दोनों का नाम में फर्क है, चीज वही है, बस फैक्ट्री के ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, ओवरहेड्स ऑलरेडी क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट लेना है, यहाँ पे 4+5 करना है, यानी कि प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को हमें ऐड करना है। देन यहाँ पे वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्या करना होता है? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो स्टार्टिंग का है, जो अभी ओपनिंग में है, जो अभी काम चल रहा है, पूरा तरीके से नहीं बना है, तो हम उसे वर्क इन प्रोग्रेस का नाम दे रहे हैं। वो ओपनिंग है, उसको प्लस करना है। देन आफ्टर क्या करना है? माइनस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, उसको माइनस करना है, क्योंकि क्लोजिंग हमेशा माइनस होता है। एक छोटा सा रूल याद रखना है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, दोनों ही माइनस होंगे। इतना सा रूल याद करना है। उसके बाद करना क्या है? ये जो 6 नंबर पे है 7 है और -8, यानी कि ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ओपनिंग प्लस करके क्लोजिंग माइनस करके देन यू विल गेट द वर्क एंड फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। देन आफ्टर क्या करना है? 10th नंबर पे आता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट,
यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्टिंग आ रही है उसमें उसकी क्वालिटी को इनहांस करने के लिए जो कॉस्टिंग आती है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। देन आफ्टर क्या करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। देन आफ्टर वो प्रोडक्ट मार्केट में आके बूम तक पहुंचता है, तो उस सारे प्रोडक्ट को जाने के लिए काफी सारी रिसर्च करनी पड़ती है, डेवलपमेंट करनी पड़ती है, वही वाली कॉस्टिंग यहाँ भी ऐड होती है। ठीक है, मतलब आएगी वैल्यू। देन आफ्टर क्या आएगा, जैसे कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी, अब वो क्या होती है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी लिखा तो भी वो यहाँ आएगा, कोई ओवरहेड्स लिखे हैं वो भी आएगा। स्क्रैप क्या होता है, जैसे कोई कबाड़ वगैरह होता है या कोई छोटी मोटी चीज जो वेस्टेज आपकी बिल्कुल बच जाती है, जो यूज में नहीं आ रही है, वो आपको माइनस करना है। और क्या माइनस करना है, मिसलीनियस कोई भी इनकम आती है तो वो भी माइनस होगी। बाय प्रोडक्ट है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज है कि हमारा कोई रिकवरी करने के लिए कोई भी उधार बच जाता है वो भी माइनस करना है। देन आफ्टर पैकेजिंग कॉस्ट है, वो भी ऐड होगी, जो कि 14th नंबर पे मैंने ली है, वो यहाँ पे आएगी वैल्यू। देन आफ्टर क्या निकलेगा आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। करना क्या है, बहुत सिंपल है, 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 करना है, ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वैसे ये जो परफॉर्मा है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बिकॉज क्योंकि जो बच्चे जो हैं उनको लगता है कि वो एक दिन पहले वीडियो देखेंगे या 2 दिन पहले वीडियो देखेंगे तो उनको ये होगा कि अगर उन्होंने ये सारी चीजें समझ ली तो डेफिनेटली वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वैसे इसका परफॉर्मा जो है वो छोटा हो सकता है, वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट स्टिल जो एक दिन पहले देखेंगे उनको ये सब चीजें डिटेल में पता होंगी तो ही वो कॉस्ट शीट को ईजिली बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए काफी सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाली है। नेक्स्ट आता है 16th नंबर पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्योंकि ये सब करने के बाद देखो मेन क्या है वो अभी मैं पूरा समझाऊंगी, बट अभी आपको टर्म समझनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही निकल जाता है हमारा, देन आफ्टर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, यानी जो फिनिश गुड है उसका ओपनिंग को प्लस करना है, देन आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड को माइनस करना है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि क्लोजिंग हमेशा माइनस होता है, ओपनिंग हमेशा प्लस होता है, चाहे वो हमारा रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश गुड हो, तीनों के केस में चीजें सेम रहती हैं, बस चीजें अलग अलग हैं। यहां तक समझ आ गया 16 और 17 पॉइंट। देन आफ्टर मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, जो कि बिल्कुल लास्ट है इस परफॉर्मा के लिए। 18th नंबर पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, 15 + 16 + 17 है, वो यहाँ पे आएगा, जो मैंने अभी पीछे समझाया कि उस गुड को सोल्ड करने के लिए कितनी कॉस्टिंग आई है। 19th नंबर पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो कि जर्नल वाले लेने हैं बिल्कुल, जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगे। 20th नंबर पे आपको मार्केटिंग ओवरहेड्स लेने हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं लाते हो तो वो डेफिनेटली कभी भी कोई परचेज नहीं कर पाएगा, तो उसकी कॉस्टिंग भी यहाँ लेनी है। तो मार्केटिंग ओवरहेड्स आ गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी यहाँ आएगा। ये सब कुछ करने के बाद आपको 21th नंबर पे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, यानी कि उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या कॉस्टिंग है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितने का बेचना है। तो 18 + 19 + 20 करना है, देन आफ्टर यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल। दिस इज द परफॉर्मा, जो कि मैंने आपको पूरा बताया। इफ एनी डाउट आता है आपको, आप कमेंट कर सकते हो, बट इसका जो मेन हेड्स हैं वो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी, जो आपको बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले नंबर पे प्राइम कॉस्ट है, जो आपका मेन है। नेक्स्ट इज वर्क एंड फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि मैंने अभी हाईलाइट किया, लाइन नहीं डालनी, फिर से मैं बोल रही हूँ। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 3 मेन है। वन इज प्राइम कॉस्ट, सेकेंड वन इज वर्क एंड फैक्ट्री कॉस्ट, थर्ड वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन आफ्टर विच इज द लास्ट कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये 4 हैं जो कि मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। सो इफ कोई भी डाउट आए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।